हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज को जरूरत है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पॉलिसी की कि कैसे हम अपनी जनरल पॉपुलेशन में ओबेसिटी की या मोटापेपन के जो इशू है इसको हम अब एक वॉर फुटिंग पे एड्रेस करना शुरू कर दें। Why India needs a proper plan to tackle obesity। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में इससे पहले हम डिटेल में डीप डाइव करें, किसी भी लेक्चर या वीडियो की प्रेजेंटेशन आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पहला लिंक इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी और आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अब चेंज होती चली जा रही है। पहले एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन रहा और अब अगर आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देख लें तो 48% से भी कम जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है। 55% से भी ज्यादा हमारी जो जीडीपी है अब सर्विस सेक्टर से आती है। इसका मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन पहले विलेजेस में थी, गांव में थी, या जिनका रूरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, तेजी से अब वो सिटीज की तरफ या सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है या उनका जो न्यूट्रिशन इंटेक है या उनका जो लाइफस्टाइल है या फूड हैबिट्स हैं, उनके ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट या चेंज देखा जा रहा है। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं अब एक मेजर हेल्थ रिस्क के तौर पे पोज होना शुरू हो चुकी हैं हमारी जो प्रेजेंट जनरेशंस हैं उनके लिए। ऐसा माना जाता है कि 1 बिलियन से भी ज्यादा जो अडल्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब वो ओबीस हैं। इसका मतलब ये एक सीरियस डिजीज का फॉर्मेट ऑलरेडी लेना शुरू कर चुकी है ग्लोबल स्टेज पे। तो अभी इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 1.3+ बिलियन के आसपास है, अगर हम अभी से इसको टैकल करना शुरू नहीं करेंगे तो हो सकता है अगले कुछ डिकेड्स में एक बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफ की तरह इंडिया को इंपैक्ट करना शुरू कर दे। यह भी माना जाता है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से नए टाइप के डिजीज पैटर्न जो निकल कर आ रहे हैं, इनको अगर मैनेज नहीं किया जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी क्रोनिक डिजीजेस में से। और इसकी वजह से कई सारी ये डिजीजेस हो सकती हैं जो इंडिविजुअल्स हैं या हमारी कम्युनिटीज हैं या हमारी पॉपुलेशन है उसकी टोटल हेल्थ को इंपेयर करना शुरू कर दें, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी नेगेटिव बियरिंग ये स्टार्ट कर दे। दोस्तों, ग्लोबल सिनेरियो को समझते हैं, फिर इंडिया में क्या सिचुएशन है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, प्लस उसके बाद हम फिर डिफरेंट स्टेट्स का कुछ डेटा भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO जिसको कहा जाता है, जो कि प्राइमरी एजेंसी है, उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से रफली 44% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो प्राइमरी रीजन है वो है ओबेसिटी। सिमिलरली जो इस्केमेटिक हार्ट डिजीजेस हैं उसमें 23% जो पेशेंट्स हैं उनका मेन रीजन है ओबेसिटी। सिमिलरली अगर कई टाइप के कैंसर बर्डन आप देखें तो उसमें 7 to 41% जो पेशेंट्स हैं उनका मेन रीजन है ओबेसिटी। इसका मतलब ओबेसिटी एक मेजर इशू, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हो, कैंसर बर्डन हो, डायबिटीज हो, इसके अलावा और भी क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं जिनके लिए लगातार रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ कंट्रीज, प्रोएक्टिव कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सिंगापुर एंड यूके, उन्होंने ऑलरेडी इन नई लाइफस्टाइल डिजीज का कॉग्निजेंस लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये लगातार एज ए पॉलिसी शेप अप करने की डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट आपको एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। तो इस तरीके की पॉलिसीज को लाया जाना सिंगापुर और यूके दोनों ने शुरू कर दिया है कि जो फिट हो या जो नॉन ओबीस उनकी वर्कफोर्स हो उसको किसी ना किसी तरीके से प्रेफरेंस दी जाए किसी पर्टिकुलर जॉब में, क्योंकि यह भी एक फैक्टर है। अगर ओबीस जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट एक जॉब बायस भी देखा जाता है इन जनरल एम्प्लॉयमेंट मार्केट। अच्छा, ओबेसिटी आप किस पर्टिकुलर पैरामीटर के थ्रू मेजर करने की कोशिश करेंगे? जो बीएमआई इंडेक्स है, ये जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, इसको एक क्रूड मतलब मोटे तौर पे अगर आपको पॉपुलेशन की ओबेसिटी को नापना है, मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, एक ट्रेंड एस्टैब्लिश करना है, तो बीएमआई एक अच्छा मेजर हो सकता है। अगर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देखें तो इंडिया की सिचुएशन को काफी अच्छा समझा जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में
अभी भी इंडिया के जो ओबेसिटी लेवल्स हैं काफी हेल्दी रेंज में माने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इंडिया की जो ओबेसिटी रेट्स थी वो 2000 में रफली 1.6% थी, जो 2016 में बढ़ के 2 गुना से भी ज्यादा होकर अब रफली 3.9% है। और इसमें भी ओबेसिटी का इशू फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा देखा जा रहा है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2015-16 देखें तो इंडिया का जो BMI है या एवरेज मीन BMI है वो 2005-6 में 20.5% रहा करता था, जो 2015-16 में मतलब अगले 10 साल में बढ़ के 21.9% हो गया। जो थिन यंग वुमेन है 15 टू 49 इयर्स के एज ग्रुप में वो 2005-6 में रफली 36% एस्टिमेट रहा, जो ड्रॉप होके 2015-16 में सिर्फ 23% ही रह गया। इसका मतलब कि जो ओबीज वुमेन है वो 2005-6 के कंपैरिजन में 2015-16 में 13% से 21% बढ़ती हुई दिखाई दी, रफली 8% का इजाफा या इंक्रीज। इसके अलावा जो सर्वेज हैं खासतौर से NFHS ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ओबीज मैन हैं या विमेन हैं वो साउथ इंडियन स्टेट्स में या सदर्न स्टेट्स में कहीं ज्यादा हैं नॉर्थ इंडियन या नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले। और NFHS सर्वे ये भी सजेस्ट करते हैं कि ओबेसिटी एक मेजर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है अलग अलग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रोपोगेट करने में, प्रोनाउंस करने में, सपोर्ट करने में, एक्सरबेट करने में। क्या किस टाइप की पॉलिसी फिर लाई जा सकती है ओबेसिटी को टैकल करने के लिए? कई सारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो आपको अलग अलग कोरिलेशन देंगे कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या कोरिलेशन होगा, हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या कोरिलेशन होगा। और ये सब यही सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज का कम होना या ओवर इनटेक हो फैट्स का, शुगर्स का, या आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाए, लॉन्ग ऑफिस आवर्स हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए, या पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर हो सकता है। ये सभी चीजें एग्रीगेट होके ओबेसिटी के इस इशू को और ज्यादा बढ़ाती चली जा रही हो। अगर आप ग्लोबली देखें 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया गया है ओबेसिटी के इश्यूज को टैकल करने के लिए। पहला, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अवेयरनेस को डिसेमिनेट करें, लोगों को बताएं कि ओबेसिटी के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनको आप लेबल करना शुरू करें। कौन से हेल्दी फूड हैं, कौन से ओबेसिटी को बढ़ा सकते हैं, किसको आप एनकरेज करें हेल्दी फूड्स को, और जो नॉन हेल्दी फूड है, अनहेल्दी फूड है, उनको आप डिस्करेज करना शुरू कर दें। तो पहली स्ट्रैटेजी है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अवेयरनेस बढ़ाना। दूसरी जो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ऐसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिप्लॉय करें, टैक्सेस या सब्सिडीज को, जिसके थ्रू हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें जो हेल्दी हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम डिस्करेज करना शुरू कर दें जो शायद उतने हेल्दी ना हो। क्योंकि कई टाइप की जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं वो इंडिविजुअल के जो डिसीजन मेकिंग होंगे कि मैं कौन सा फूड चॉइस करूं, कौन सा फूड मैं लूं, क्या मैं खाऊं, कब मैं खाऊं, ये इस बात पर भी डिपेंड कर सकता है कि उस फूड की या उस बास्केट ऑफ फूड आइटम्स की क्या एक्चुअली उसको कॉस्ट पड़ती है। तो मतलब अगर आप टैक्स और सब्सिडीज के थ्रू ऐसे फूड्स या प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को बढ़ा देंगे जो नॉन हेल्दी है, ओबेसिटी को जो सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है जो कॉमन कंज्यूमर होगा ऐसी कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से उनके कंजम्पशन को कम कर दे, जिसके साथ उसकी रेट आप बढ़ाएंगे और ऐसे फूड आइटम्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि हेल्दी हैं, उनको अगर आप क्रॉस सब्सिडाइज शुरू कर देंगे तो क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, हो सकता है जनरल पॉपुलेशन कॉस्ट कम होने की वजह से प्लस हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट होने की वजह से ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को बढ़ा दे। जैसे बार बार एक नाम निकल कर आता है, फैट टैक्स। फैट टैक्स को सबसे पहले यूरोप ने स्टार्ट किया और उन्होंने स्पेशल एक टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो भी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनके कंजम्पशन को हम डिसइंटेंसिवाइज कर सके। और इसके अलावा उस जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा इस फैट टैक्स की वजह से, इससे फिर हम जो हेल्दी हमारे फूड हैं उनको क्रॉस सब्सिडाइज करना शुरू कर दें। अब ऐसे टैक्स का कितना रियल फायदा होगा इसको क्वांटिफाई करना तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन आप एक ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं पूरे सिस्टम में थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ऐसे टैक्सेस का एक बड़ा गेन यह है कि जिन जिन कंट्रीज ने इनको अप्लाई करना शुरू किया, जैसे यूरोप एक मेजर इसमें फ्रंट लीडरशिप माना जाता है कि इसकी वजह से आपको जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो उसको आप चाहे तो सोशल वेलफेयर में यूज कर सकते हैं या बाकी प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज कर सकते हैं या
हेल्दी फूड को क्रॉस सब्सिडाइज करने में भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है कि अगर आप फैट टैक्स लगाएंगे और मान लीजिए जो आपकी पुअर पॉपुलेशन है, जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या बेसिक फूड एलिमेंट्स हैं, हो सकता है अनहेल्दी हो, उसकी रेट अगर आप और बढ़ा देंगे तो यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो हेल्दी फूड है उसको हो सकता है जो रिच हो, वेल्दी हो, वो अफोर्ड कर पाए, लेकिन पुअर पॉपुलेशन अफोर्ड ना कर पाए। और अगर आप पुअर पॉपुलेशन के फूड को फैट टैक्स लगा के और एक्सपेंसिव कर देंगे तो उसकी वजह से उनके लिए अपना लाइफ को मेंटेन करना, सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो सकता है। इनफैक्ट क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि ऐसा करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुअर पॉपुलेशन के फूड पे, प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाएं और वो सारा पैसा उनसे लेके जो वेल्दी, हेल्दी फूड आइटम्स हैं, एक्सपेंसिव फूड आइटम्स हैं, उनको अगर आप क्रॉस सब्सिडाइज करेंगे तो वे वेल्थ ट्रांसफर पुअर से रिच की तरफ होना चला जाए। तो फैट टैक्स इकलौता एक ओवरऑल फिट फॉर ऑल या एक अम्ब्रेला सोल्यूशन नहीं हो सकता। केरला का एग्जांपल देखिए, केरला ने भी फैट टैक्स लगाने का जो आइडिया है इसको एक्सप्लोर किया और इस वजह से केरला ने फैट टैक्स इंपोज किया जो जंक फूड आइटम्स है कि ओबेसिटी इसके कंजम्पशन के कम हो जाने की वजह से शायद कंट्रोल में आ जाए। 2006 का अगर आप डेटा देखें केरला का, तो एनएफएचएस के हिसाब से जो केरला की ओबीस पॉपुलेशन है वो 2006 में रफली 28.1% वुमेन और 17.9% मेन आकी गई। 16 में 10 साल में यह बढ़ के जो विमेन ओबीस पॉपुलेशन है वो 21.8% से बढ़ के 32.4% हो गई और मेन में 17.9% से बढ़ के ये 28.5% हो गई। मतलब मेन में इंक्रीज या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ओबेसिटी सिग्निफिकेंटली ज्यादा देखी गई। और अगर आप ओवरऑल डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करें तो केरला पंजाब के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ओबीस पॉपुलेशन वाला स्टेट माना जाता है। और इसकी वजह से केरला ने कोशिश की कि अगर हम ये फैट टैक्स इंपोज कर देंगे 2017-18 से ही, तो हो सकता है कि हम अपनी जो जनरल पॉपुलेशन है उसके कंजम्पशन पैटर्न को शिफ्ट करना शुरू कर दें कहीं ज्यादा हेल्दी फूड आइटम्स की तरफ, और अनहेल्दी फूड आइटम्स को हम डिस्करेज भी करना शुरू कर सकते हैं। केरला ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो है हमारे वर्कफोर्स का, उसको भी विटनेस किया, जो कि सच हो सकता है ज्यादातर हमारे स्टेट्स के बारे में। जो पहले पॉपुलेशन लार्जली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट होना शुरू हो गई है। जैसे अगर हम 2004-5 का डेटा देखें तो 31.6%, 28% एंड 44.4% हमने देखी गई इन तीनों डिफरेंट सेक्टर्स में। इसको अगर आप 2011-12 का डेटा देखें तो एग्रीकल्चर में जो 31.6% पॉपुलेशन हुआ करती थी 2004-5 में, अब वो घटकर 25.5% ही रह गई। और पहले जो मैन्युफैक्चरिंग में 28% पॉपुलेशन थी, अब वो बढ़कर 31.8% हो गई। सिमिलरली पहले जो सर्विसेज सेक्टर में 40.4% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ करती थी, अब वो बढ़कर रफली 43% के आसपास हो गई। इसका मतलब एग्रीकल्चर क्योंकि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व एक सेक्टर है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि पहले ओबेसिटी के इश्यूज कम हो। अब क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, अब क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में मूव हो रही है पॉपुलेशन, तो वहां पर जो लाइफस्टाइल है बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले, और इसकी वजह से हो सकता है स्ट्रेस लेवल जब बढ़ रहे हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, ये भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रही हूं। और इन सारे इश्यूज की वजह से ओबेसिटी का जो इश्यू है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि बात समझ में आ गई, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, सेक्टरल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज्यादा मूवमेंट है, जहां फिजिकल एक्टिविटी कम है, फूड स्टाइल भी अब डिफरेंट टाइप के इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। जैसे फ्रोजन फूड, जैसे पैकेज्ड फूड, जैसे टिन्ड फूड, जो हो सकता है शायद उतना हेल्दी ना कहा जाए, वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। प्लस अनइवन वर्किंग आवर्स, सुबह जाने का शायद आपको पता हो, कब तक वापस लौटेंगे शायद कोई होश हवास ना हो, शायद प्रॉपर स्लीप ना हो। इसके अलावा और भी हो सकता है मेंटल स्ट्रेसेस हो, फैमिली से रिलेटेड या आपके वर्क से रिलेटेड, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो ओबेसिटी के इस सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल डिजीज के इश्यू की तरफ। फिर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? 2015 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ओबेसिटी का एक मेन रीजन बताया अनबैलेंस्ड एनर्जी कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। जो भी हायर डेंसिटी फूड आइटम्स हैं, लेस एनर्जी एक्सपेंस है,
अगर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाईली मेटाबॉलिक नहीं है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो सरप्लस एनर्जी होगी वही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी फैट्स में, जिसकी वजह से ओबेसिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं न्यूट्रिशन चॉइसेस को, इनटेक ऑफ फूड को एंड अल्टीमेटली आपके स्टेटस ऑफ हेल्थ को। फैट टैक्स लगाना इकलौता सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये जो लार्जर प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, जिसमें ओबेसिटी एक मेजर इविल की तरह उभरता हुआ नजर आता है। ओबेसिटी एक हेल्थ इश्यू के साथ साथ एक इकोनॉमिक इश्यू भी है, एक सोशल इश्यू भी है। इस वजह से हमको इसको होलिस्टिकली अप्रोच करना होगा, लाइफस्टाइल पॉइंट से अप्रोच करना होगा। हमें ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल गाइडलाइंस लानी होंगी, ऐसी पॉलिसीज लानी होंगी, किस तरीके से हम रेगुलेट करेंगे मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को, फॉर एग्जांपल जंक फूड, अनहेल्दी फूड को कैसे उनको हम डिस्करेज करेंगे, हेल्दी फूड को कैसे हम इंकरेज करेंगे, फूड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर लेबलिंग कैसे करेंगे। अगर कोई आदमी खरीदने जाए, कोई इंडिविजुअल खरीदने जाए तो उसको क्लियरली पता हो कि कौन सी हेल्दी चॉइस है, कौन सी अनहेल्दी चॉइस है, प्रॉपर लेबलिंग के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाकर। इसके अलावा आपको अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व करनी होगी कि अगर कोई राइट टू हेल्थ, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट की तरह माना जा सकता है, राइट टू लाइफ के अंडर, उसको कोई वायलेट करता है तो उसके लिए किस टाइप के पीनल एक्शंस आप इंपोज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन हो चाहे कंजम्पशन, हेल्दी फूड आइटम्स का टैक्स इंसेंटिव्स की तरह सब्सिडाइज करके इन सभी को हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी इस पूरे इकोसिस्टम में हमें कहीं ना कहीं फिट करना होगा ताकि सारे जो डिफरेंट मूविंग पार्ट्स हैं इस पूरे पजल के, वो एक साथ सिनर्जी में वर्क करें। हम हेल्दी फूड आइटम्स ग्रो करें, हम हेल्दी फूड आइटम्स को प्रोसेस करें, हम हेल्दी फूड आइटम्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक ये नॉलेज पहुंचाएं, प्लस इसको हम सब्सिडाइज करें ताकि जो कंज्यूमर है उसको एग्जैक्टली पता हो कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, इसकी कॉस्ट रीजनेबल है तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं। इसका मतलब फैट टैक्स, इसके अलावा सब्सिडीज, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज, इसके अलावा जो मार्केट फेलियर्स की वजह से जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए, इसको भी गवर्नमेंट को एक होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करना ही होगा। दोस्तों स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।